चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। सोमवार का दिन मैं आता हूं मार्केट्स पे और आगे एक्सपर्ट्स को जोड़ता हूं। उससे पहले जो सीएनबीसी आवाज की बड़ी एक्सक्लूसिव है जिस पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, यतिन की तरफ से आती हुई फेडरल बैंक शायद मर्जर की पॉसिबिलिटीज तलाश कर रहा है और सबसे पहले जिसको अप्रोच कर रहा है वो कोटक महिंद्रा बैंक। यतिन थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इस कहानी को, क्या रैशनल इसके पीछे, क्यों कोटक और फेडरल बैंक मर्जर के लिए तैयार हो रहे हैं या क्यों सुगबुगाहट है इसको लेकर? देखिए, फेडरल बैंक की अगर हम बात करें ना तो पिछले 5 सालों में कोई बड़ा ब्रांच नेटवर्क एडिशन इन्होंने किया नहीं है। इनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो भी एकदम बॉर्डर लाइन पे है। ऑब्वियसली इनका जो कोर एरिया है वो है ट्रक फाइनेंसिंग और गोल्ड लोन्स, जहां केरला में काफ़ी सारा कंपटीशन है। लेकिन अगर हम ब्रांच की बात करें तो फेडरल बैंक के पास लगभग 1300 ब्रांचेस का नेटवर्क है और उसके मुकाबले कोटक बैंक का 1700 बैंक का नेटवर्क है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट फेडरल बैंक का ये है कि लगभग 65% इनकी जो ब्रांचेस हैं वो रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स में है, खास करके केरला, कर्नाटका, तेलंगाना जैसे, आंध्र प्रदेश जैसे इलाकों में। और अगर हम कोटक की बात करें तो ऑब्वियसली इन्होंने 2014 में आईएनजी वैसे बैंक का एक्विजिशन किया था, एक मर्जर डील वहां भी हुई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो फोकस कोटक का कहीं ना कहीं साउथ मार्केट्स है, क्योंकि वहां वो अंडर पेनिट्रेटेड है। ऑब्वियसली कंसोलिडेशन की बात करें तो यहाँ फेडरल बैंक एक ऐसा एसेट है जहां आपको सस्ते केरला एनआरआईज का डिपॉजिट बेस मिलता है, अच्छा कासा बेस मिलता है, ब्रांच नेटवर्क भी मिलते हैं और साउथ मार्केट में अपना फुटहोल्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग करने मिलता है। तो ऑब्वियसली कोटक बैंक की भी दिलचस्पी इसमें इसीलिए हो सकती है और इसीलिए शायद वो बात भी कर रहे हैं। और अगर हम ओवरऑल बेसिस में मिक्स की बात करें तो जो बिजनेस है फेडरल बैंक का वो ओवरलैप ज्यादा नहीं करता है कोटक बैंक का, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो लोन बुक में आपको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फेडरल बैंक लगभग 1.25 से 1.5 टाइम प्राइस टू बुक FY24 बेसिस पे ट्रेड होता है, जबकि कोटक 3 से लेकर 4 डिफरेंट ब्रोकरेजेस की डिफरेंट रेंज है। तो वैल्यूएशन साइड पे भी अगर हम फेडरल बैंक की बात करें तो बुक वैल्यू से 15-20% प्रीमियम पे ही ट्रेड कर रहा है। तो जहां तक कि छोटे बैंकों का सवाल है, पिछले काफी दिनों से रनअप भी हो रहा है, एंटिसिपेशन ये भी है बाजार में। जिस तरीके से पीएसयूज बैंक में आरबीआई ने एक फेवर दिखाया था कि कंसोलिडेशन होना चाहिए, बैंक कंसोलिडेशन होना चाहिए, शायद ये आपको फीवर कंसोलिडेशन वाला प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी आती हुई नजर आए। बढ़िया, तो सारे रैशनल भी आपकी स्क्रीन पर। फेडरल बैंक का कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है, ध्यान रखिएगा। चतुर्मोता साहब जुड़ते हुए जेएम फाइनेंशियल से। चतुर्मोता साहब, फेडरल बैंक की तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक्सक्लूसिव के चलते बहुत अच्छा तूल, दिन के हाईस पे ट्रेड। कोटक कैसा प्लेस नजर आता है आपको? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक भी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन पिछले 5 हफ्तों में कर चुका है और अब जिस तरह से स्टॉक 1900 के ऊपर कंटिन्यूस बेसिस पे सस्टेन कर रहा है, मेरा मानना है स्टॉक बहुत ही जल्द 2050 की ट्रेजेक्टरी में जाने की तैयारी कर रहा है। तो एक अच्छा डिफेंसिव बेट यहाँ से मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक हो सकता है। ऑन डाउन साइड मेरा मानना है 1890 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और करेंट लेवल्स पर लॉन्ग रखकर 2025 से 2050 के लक्ष्य कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। चलिए, बढ़िया एक्सक्लूसिव। दोनों स्टॉक्स पसंद आते हुए एक्सपर्ट्स को। फेडरल बैंक के मोमेंटम को चेस करने की बात मानस ने करी थी और कोटक महिंद्रा बैंक भी पसंद आता है, चतुर्मोता साहब अभी भी मेंशन करते हुए। खैर, कोटक पे हमने आज वैसे सुबह वो क्विक सिंगल्स के तौर पे भी एक दाव लगा रखा है, वो सचिन की तरफ से वो ट्रेड आया था, तो रेड आप रखें स्टॉक को। अब लाइए जरा मार्केट्स। मंडे का दिन है, एक बड़ी खबर थी इसलिए इसके साथ शो की शुरुआत करी, लेकिन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पे इंडियन इक्विटीज आउट परफॉर्म करती हुई अपने ग्लोबल पियर्स को। 0.5% से 2/3% के उछाल के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 100 अंक की मजबूती, 17,600 के कंफर्टेबली ऊपर आपकी स्क्रीन पर नियर डेज हाइज इंडियन मार्केट्स ट्रेड करते हुए। और मोमेंटम और थ्रस्ट जनरेट का शुरुआत में काम कर रहा था निफ्टी बैंक ने, जो अभी भी 3/4% अभी भी आउट परफॉर्म करता हुआ 300 अंक की मजबूती के साथ इस समय निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। और ब्रेथ आज फिर पॉजिटिव, 3-for-1 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 3/4 75% इन ग्रीन आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। और यह तब हो रहा है जब यूएस की जॉब्स रिपोर्ट के बाद यूएस के मार्केट्स दबाव में आ गए थे, फ्राइडे को 1-1.5% कमजोर थे। एशिया में मिला जुला कामकाज हो रहा है और तब हम एक फ्लैट शुरुआत जरूर दी, उस फ्लैट शुरुआत के बाद से मोमेंटम स्क्रीन पे और पिकअप होता हुआ, फ्लैट भी नहीं थी, इनफैक्ट इन ग्रीन ही शुरुआत थी और मोमेंटम हम आउट परफॉर्म कर गए बढ़िया तरीके से वीरू। लेकिन अब तक जो
45-50 मिनट का सेशन कल्मिनेट हुआ है। उसके बाद फ्रेश व्यूज क्या बन रहे हैं, वो निफ्टी बैंक का अच्छे अपटिक्स के बाद अब मूड कैसा लग रहा है, कैसे प्लेस्ड है हम? स्ट्रांगली प्लेस्ड है आशीष, और 17,612 एक बाय का लेवल था, सुबह क्लियरली स्ट्रेटजी मेंशन था, बाय अभी अबव 6,112, 612 के ऊपर निफ्टी का स्विंग जो कि मुझे पहले इंस्टेंसेस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो है करीब करीब 661 तक का, और अगर 661 निकले तो 705, और निफ्टी बैंक पे जो हमने ट्रेड लिया था वो था करीब करीब 530 के ऊपर, इट्स 721। अभी भी दिन का जो अल्टीमेट टारगेट था वो 840, वहाँ से करीब करीब 100 पॉइंट दूर है। याद रखिएगा 840 आ जाए तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके वेट करिएगा 40,000 की ट्रेजेक्टरी का, बट अबाउ 612 ऑन निफ्टी एंड अबाउ 39630 निफ्टी बैंक स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आप ऊपर की तरफ 17,700 या फिर बैंक निफ्टी पे 40,000 की ट्रेजेक्टरी को टेस्ट करें। आशीष बिल्कुल ठीक। अब चलिए 10 के अंदर ट्रेड में जान लेते हैं एक्सपर्ट्स। अच्छा, हमारे साथ चतुर्मोता साहब को तो आपने देख ही लिया, साथ में ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ साहब भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत है भाई। आशीष जी, ये 18,000 की तैयारी हो रही है, ऐसा मानूं क्या? हमारी रेजिलियंस तो बड़ी तगड़ी है, हमारे यहाँ डिप्स पे टेक्सचर तो अभी भी खरीदारी करने का ही है, क्लियर कट। बिल्कुल आशीष जी, तो हमारे यहाँ टेक्सचर बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का बना हुआ है, और जिसको कंट्रीब्यूट भी आप देख रहे हैं, हेवी वेट्स बैंकिंग बास्केट कर रहा है। हम देख रहे हैं एलएनटी कैपिटल गुड्स स्पेस में अच्छा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। साथ ही साथ जिस तरह से पूरे फाइनेंशियल्स में एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि फाइनेंशियल्स क्लोज टू 33% कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे इंडेक्स को, तो वहां से जो स्ट्रेंथ आएगी वो बाजार को एक अच्छा सपोर्ट देगी। मेरा मानना है 17,400 पे ही बाजार ने एक बहुत अच्छा बेस बना चुका है, और ये होल्ड कर गया तो मैं समझता हूँ बहुत ही जल्द नए ऑल टाइम हाई हमें लगते हुए बाजार के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं। अच्छा चलिए अब जरा दमदार ट्रेड जाने जाए। अमित जी, क्या रडार पे आ रहा है आज, कौन से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज? Good morning, Ashish ji. Good morning, Viren ji. Good morning to everyone and happy Teachers Day also to everyone. आशीष जी, मुझे एक्साइड इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक कंटिन्यूअसली अपने 10 और 20 डे पे कंसोलिडेट कर रहा है, और आज इसकी कैंडल ने पिछले 4 से 5 दिनों के हाई को क्रॉस कर लिया है। काफी बुलिश स्ट्रक्चर है, मोमेंटम एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग। कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है तो एक बाय की सलाह है। करंटली प्राइस इसका 163 का है, स्टॉप लॉस छोटा सा 159 का रखूंगा, और मेरे टारगेट्स लगभग इसमें 169 के रहेंगे। सेकेंड स्टॉक जो पसंद आ रहा है, इसमें कंटिन्यूअसली हायर हाई हायर लोज बन रही है। स्टॉक का नाम है आदित्य बिरला कैपिटल। इस स्टॉक में भी हम देख रहे हैं कि आज अच्छा खासा मोमेंटम है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्ग। 117 का प्राइस है आशीष जी एबी कैपिटल का। बाय की सलाह है, स्टॉप लॉस रखूंगा 114 का, और टारगेट्स रहेंगे 123 रुपए के आदित्य बिरला कैपिटल में। चतुर्मोदा जी, आपकी 2 कॉल्स। तो वीरेंद्र देखिए, मेरा जो पहला पिक होगा कैपिटल गुड स्पेस से एलएनटी रहेगा। एलएनटी पे हमने कंसिस्टेंटली पिछले कुछ हफ्तों में बात की, और आज भी स्टॉक एक 5-6 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक नई ट्रेजेक्टरी में एंटर हो रहा है। प्राइवेट केपेक्स हमें लग रहा है काफी स्पीड से मोमेंटम पकड़ रहा है, और जिस तरह की ऑर्डर बुक एलएनटी में देखने को नजर आ रही है, मुझे लगता है यहाँ पे अब एक ऑपरेटिंग लीवरेज मार्जिन एक्सपेंशन भी हमें देखने को नजर आएगा। तो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों ही लिहाज से मुझे लगता है एलएनटी में 2100 रुपए तक के लक्ष्य देखने को नजर आ सकते हैं। 1920 के स्टॉप लॉस के साथ मैं समझता हूँ 1960 पे समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 2040 के शॉर्ट टर्म लक्ष्य होंगे, बट 2100 रुपए की पोजिशनल अपसाइड मुझे एलएनटी के स्टॉक में, लार्सन एंड टुब्रो के स्टॉक में नजर आती है। दूसरा स्टॉक जो होगा वो भी इसी थीम को ध्यान में रखे होगा, और स्टॉक है अडानी पोर्ट्स, जहां पर हमने देखा कि ये मंथ में, अगस्त मंथ में करीब 18% YOY वॉल्यूम ग्रोथ देखने को नजर आ रही है। और आप देख रहे हैं टेक्निकल सेटअप बहुत ही प्रॉमिसिंग वीकली और मंथली चार्ट पर बनाए। स्टॉक ने 1.5 साल का कंसोलिडेशन 900 रुपए से लेकर 650 की ट्रेजेक्टरी में किया है। मुझे लगता है अब ये कंसोलिडेशन इवेंचुअली आपको ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, तो 856 857 पे समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, 835 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म लक्ष्य 920 930 रुपए के देखने को अडानी पोर्ट्स के स्टॉक में नजर आ सकते हैं। तो भाई लार्सन एंड टुब्रो और साथ में अदानी पोर्ट्स, दोनों निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पसंद आ रहे हैं चतुर्मोता साहब को।
अमित सेठ साहब ने एक्साइड इंडस्ट्रीज और आदित्य बिरला कैपिटल में खरीदारी करने के कॉल्स दिए हैं। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर प्लीज नोट डाउन करिएगा, चारों के चारों लॉन्ग साइड के आइडियाज। अमित जी आपको भी, आशीष जी आपको भी, टीचर्स, अरे इसमें तो आप उनको भी दिखाइए, ज्योति सर जुड़ गए होंगे, ज्योति सर को भी दिखाइए। टीचर्स डे की आप सबको भी ढेरों शुभकामनाएं भाई, आप लोग भी रोज कुछ ना कुछ हम सबको सिखाते हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए। और चलिए, अच्छा क्योंकि अब आगे बात, अच्छा फेडरल बैंक, अमित जी एक बार फेडरल बैंक देख दो प्लीज। हमने 3% पे बात करी थी, अब 7% की मजबूती के साथ सीएनबीसी आवाज की उस एक्सक्लूसिव खबर पे ये बैंक इस समय मूव कर रहा है। अमित जी जरा फेडरल बैंक बहुत तेजी तूल पकड़ रही है इसकी। डेफिनेटली आशीष जी, इसका स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी दिनों से हर शो में ऑलमोस्ट ये रिकमेंड हुआ है। बड़ी बात ये थी कि इसमें 52 वीक हाई का ऑल टाइम ब्रेकआउट आया था, 112 का रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग थी। इन एनी केस दिस वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक मिड कैप बैंकिंग सेक्टर में, और आज इस न्यूज के बाद ऑलरेडी इसमें एक अच्छा अपटेक आ गया है। तो मुझे लगता है कि आई वोंट बी सरप्राइज अगर आने वाले दिनों में पोजिशनली 140 से 145 के टारगेट्स फेडरल बैंक में आ जाएं। स्टॉप लॉस रखूंगा लगभग पोजिशनली 120 रुपए का। बिल्कुल ठीक। और मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में वैलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया सर, आपको आपकी सीरीज पर ऑलरेडी नजर आ चुके थे। ज्योति सर हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आने के लिए। ज्योति सर पहले तो वो फेड की पॉलिसी, फेड के मूव्स, सबसे बड़ी अनसर्टनिटी इस समय वही है बाजार पे जो रह रहे के ग्लोबली मूड बिगाड़ रही है। भाई ये जो जॉब्स रिपोर्ट आई, अब तमाम डेटा पॉइंट्स, आपकी रीडिंग क्या है और आपका मार्केट व्यू इस समय क्या बन रहा है ज्योति सर? कितने कॉशियस या कितने बुलिश इस समय आप बाजार को लेकर? तो देखिए, भारतीय बाजार के लिए सबसे बड़ी रिस्क ग्लोबल है। हाँ। भारत में तो इकोनॉमी भी अच्छा कर रहा है, रिटेल बाइंग भी है, पर ग्लोबल में फेड को एक तरह से वो बिहाइंड द कर्व थे लास्ट ईयर, और अब है ना उनको इन्फ्लेशन का है ना भारी बड़ा दिखते रहा है। तो वो एक तरह से है कि भाई हम लोग है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे। बैलेंस शीट भी अभी श्रिंकेज उनका चालू हुआ था, तो इस महीना से बैलेंस शीट श्रिंकेज उनका डबल होने वाला है। तो बैलेंस शीट श्रिंकेज भी देखने को मिलेगा और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज भी देखने को मिलेगा। तो उसी लिए बाजार का है ना मेन वही है कि ग्लोबल मार्केट यदि साथ नहीं देवे तो भारतीय मार्केट में भी एक तरह से कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन देखे तो भारत में भी महंगा है वैल्यूएशन, ग्लोबली भी देखे तो महंगा है वैल्यूएशन। तो एक तरह से मैं बोलूंगा कि एक साल में मार्केट 1% रिटर्न दिया, एक तरह से कंसोलिडेशन फेज है। अगला 6 महीना भी ऐसी कंसोलिडेशन फेज चलना चाहिए। अच्छा सर, इस फेज में आज मतलब आप समझ लीजिए सर कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट इज विद इन किसिंग डिस्टेंस टू 40,000 है। पिछले एक महीने में, स्पेशली अगस्त की सीरीज में, सितंबर की सीरीज में, इसने एक बड़े लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे काम किया है। जिस अर्निंग सीजन को हम पीछे छोड़ के आए या फिर जिस एनपीए साइकिल को हमने रिवर्स किया है, इस बार के नंबर्स में बस एक दो बैंकों के साथ, सरकारी बैंकों के साथ ट्रेजरी लॉसेस के इश्यूज थे, अदरवाइज इट वाज अ फैंटास्टिक क्वार्टरली अर्निंग्स, आई मीन फॉर बैंक्स। ये लीडरशिप बैंक्स में रहेगी सर, आप मानते हैं अभी भी? हाँ, मैं पिछली बार भी जब आया था शो पे मैं कहा था कि बैंकिंग एक सेक्टर है जो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कहा, 3 उसके मुख्य कारण है। एक तो जैसे आपने कहा बैलेंस शीट एक तरह से क्लीन अप हो गया है, एनपीएल प्रोविजनिंग काफी हो गया, तो अगले 2-3 साल में एनपीएल प्रोविजनिंग ज्यादा नहीं रहेगा। दूसरा है कि इकोनॉमी पिकअप हो रहा है तो क्रेडिट ग्रोथ पिकअप हो रहा है। तो अपने देखे तो क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छा चल रहा है, अभी हाई डबल डिजिट में पहुंच रहा है। इन्फ्लेशन भी एक तरह से है ना क्रेडिट ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि वो सेम है ना उतना ही वॉल्यूम के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि उसका है ना दाम में बढ़त आ गया है। तो एक तरह से क्रेडिट ग्रोथ पिकअप भी हो रहा है। तीसरा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो शॉर्ट टर्म में बैंक्स का है ना प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्योंकि डिपॉजिट को रिप्राइस करने में टाइम लगता है, लोन को इमीडिएटली रिप्राइस हो जाता है। तो इसीलिए बैंकिंग सेक्टर एक अच्छा लग रहा है हम लोग को, बैंक्स में हम लोग की काफी नजर है, और बाजार में भी वही देखने को मिल रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में अच्छी बढ़त आ रही है। और इसी में सर, इसी स्पेस में अगर बैंकिंग में ही, आई मीन जिस तरीके से एसबीआई ऑल टाइम हाई, कैनरा बैंक को मैं शायद इस वक्त देखूं तो इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। सर एज ए इन्वेस्टर, जब मैं अगर ये सवाल आपसे पूछता 2 साल पहले या फिर 3 साल पहले, तो आप इनकी एनपीएस की फिगर देख के शायद कहते कि नहीं, बट अब
एज ए इन्वेस्टर अगर मेरे को अगले 4-5 साल के लिए आउटलुक बनाकर पैसा लगाना हो और जो इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग करते हैं, क्या अब इस एनपीए साइकिल के बाद आपका कन्विक्शन है बैंकों पे, सरकारी बैंकों पे? तो हम लोग क्या है कि सरकारी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, ऐसे फर्क नहीं करते। हम लोग देखते हैं कि थोड़े बैंक है जो कॉर्पोरेट बैंक है जिसमें ज्यादा कॉर्पोरेट लेंडिंग होता है, और थोड़े बैंक है जिसमें रिटेल लेंडिंग ज्यादा होता है। तो यदि अपने देखे तो एक तरह से कॉर्पोरेट बैंक, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वो है ना शेयर मार्केट में काफी नरम थे पिछले 2-3 साल में, क्योंकि वहीं पे ज्यादा एनपीएल आ रहे थे। तो अब अगले 2-3 साल में हम लोग का ज्यादा निशाना कॉर्पोरेट बैंक्स पे है पे कॉर्पोरेट लेंडिंग ज्यादा है, कि उधर ही ना पूरा एनपीएल क्लीन अप हो गया है ना, एनपीएल वहां पे कम आएगा। और ये सब बैंक अपने देखे तो वैल्यूएशन में, प्राइस टू बुक में ये काफी सस्ते हैं। रिटेल बैंक जनरली ज्यादा महंगे है क्योंकि वहां पे एनपीएल प्रोविजनिंग कम था। तो मैं कहूंगा कि कॉर्पोरेट बैंक्स इन जनरल में 2-3 साल में अच्छी बढ़त आ सकती है, उधर ही है ना नजर रखनी चाहिए अपने को। ओके अच्छा ज्योति सर, आप आए हो, फिर वो आपके वो राइजिंग स्टार अपॉर्चुनिटी फंड, वो मिड कैप स्मॉल कैप्स की चेरी पिकिंग, ज्योति सर ध्यान रखिए, सब आप लोग उसके लिए जाने जाते हैं। अच्छा, और ये पॉकेट बायंट है, हम लोग सुबह से मेंशन कर रहे हैं, बढ़िया ब्रॉडर मार्केट्स में आजकल आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। वो ऑप्टिमिज्म अपनी जगह, ज्योति सर, अरिथमेटिक नंबर क्रंचिंग क्या कहती है, वाकई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इस मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में? अभी भी कई सारे स्टॉक अट्रैक्टिव बहुत लग रहे हैं क्या? तो जब 1 साल पहले हम लोग थोड़े कॉशियस थे मिड कैप स्मॉल कैप में, हम लोग का मानना था कि काफी है ना वैल्यूएशन थोड़े बढ़ गए हैं और परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो गया है। पर अब अपने देखे तो स्मॉल कैप अब वापस अट्रैक्टिव लगने लग गया है। वैल्यूएशन स्मॉल कैप के रिलेटिव टू लार्ज कैप अभी थोड़ा कम हो गया है, तो वो डिस्काउंट पे चल रहे हैं रिलेटिव टू लार्ज कैप। दूसरा चीज है कि लास्ट 1 साल में अंडर परफॉर्मेंस हुआ है स्मॉल कैप में। तो यदि अपने देखे स्मॉल कैप पिछले 1 साल में, तो स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 8 से 10% नेगेटिव है, और है ना लार्ज कैप यदि निफ्टी देखे तो 1% 2% ऊपर है। तो एक तरह से काफी अंडर परफॉर्मेंस हो गया स्मॉल कैप का। जो बढ़त आई थी कोविड के बाद, उस टाइम स्मॉल कैप लीड किया था रैली को, तो वो एक कंसोलिडेशन फेज हो गया है। तो अगले 1-2 साल में देखे जब इकोनॉमी अच्छा करता है तो अर्निंग्स ग्रोथ स्मॉल कैप में ज्यादा आती है लार्ज कैप के कंपैरिजन में। दूसरा अभी देखें तो वैल्यूएशन ज्यादा सस्ता हो गया रिलेटिव टू लार्ज कैप। और तीसरा ना परफॉर्मेंस वाइज देखें तो पिछले 1 साल में स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल से अब है ना टाइम आ गया जब इन्वेस्टर लोग को स्मॉल कैप में देखना चाहिए 2-3 साल के टाइम होराइजन से, और काफी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं स्मॉल कैप में। ज्योति सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और मार्केट बिग वॉइसेस से अब मैं मूव कर रहा हूं आज के कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ, और एज प्रॉमिस्ड कोचीन शिपयार्ड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मधु एस नायर सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। फ्राइडे को आपको याद होगा दिन भर हम इस स्टॉक की चर्चा कर रहे थे, दिन भर वो आईएनएस विक्रांत की कमिश्निंग की चर्चा कर रहे थे और उसके हाईलाइट शेयर कर रहे थे, किस तरह की शिप हमने इंडिजिनसली बिल्ड करके दिखा दी। मधु सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। वो फ्राइडे का फंक्शन और फेस्टिविटीज और वो कमिश्निंग का आपको ढेरों बधाइयां सर, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये जो आईएनएस विक्रांत सर कमीशन हुई, अब वो पढ़ रहा था लार्जेस्ट शिप एवर बिल्ड हमारी मैरीटाइम हिस्ट्री में। इसके बारे में और बताएं, कितना समय लगा, कितनी दिक्कतें आई? कहा जाता है कि जब ऑर्डर डोल आउट करा गया था कोचीन शिपयार्ड को, तो लोगों ने थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उठाए थे, कहते हुए ये कि देयर वाज अ लॉट ऑफ स्केप्टिसिज्म कि कोचीन शिपयार्ड ने अब तक ऐसा कोई काम नहीं करा है। और तब स्केप्टिसिज्म 2005 की कहानी थी, और कल फ्राइडे को वो नई शिप कमीशन करके दिखा दी आप लोगों ने। कैसा लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग कर्व रहा, कितना समय आपको लगा? ये तो सही है। when the order was placed, कई स्केप्टिक्स थे क्योंकि कोचीन शिपयार्ड ज्यादातर एक कमर्शियल शिपयार्ड थे, तो ये हमारा पहला डिफेंस ऑर्डर थे। लेकिन हम लोग का कॉन्फिडेंस ये इस जर्नी में कभी भी वी वर नॉट हैविंग एनी डाउट्स, क्योंकि हम लोग भारत के इसके पहले भारत के सबसे लार्जेस्ट टैंकर्स बन चुका है
अबाउट 20 years बैक। उसके बाद हम लोग यूरोप के लिए हाई लेवल ऑफशोर वेसल्स डिलीवर किया है, करीबन 40 वेसल्स डिलीवर किया है वेस्ट यूरोप के लिए। ये क्वालिटी के तरीके में द बेस्ट इन क्लास शिप्स हैव बीन डिलीवर्ड। तो ये सब मिलकर हमारा कॉन्फिडेंस वाज ऑलवेज गुड। ये प्रोजेक्ट में ये INS विक्रांत में साइज एंड स्केल एक मर्चेंट वेसल से तुलना तो साइज एंड स्केल कुड बी 7 to 20 times। तो each system and ये सिस्टम पूरा एकदम कस्टमाइज्ड है। each system सब सिस्टम इज कस्टमाइज्ड। इसमें करीबन 550 कंपनीज जुड़ा है। इसमें करीबन 1000 MSMEs है। हमारा इंडियन इंडस्ट्रीज का, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का बिग टाइम प्लेयर्स इन्वॉल्व है। तो ऐसा एक लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम्स आने वक्त कई चैलेंजेस भी आएगा, क्योंकि इसमें इन बिटवीन सिस्टम्स कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इसमें ग्रे एरियाज है। तो ये ग्रे एरियाज वाज our headache to sort out, and I think we did exceedingly well। इसका टाइम कील लेइंग कहते हैं, कील लेइंग से डिलीवरी तक अभी हुआ है 13 years। ये there is no straight benchmark globally। भी aircraft carriers are not vessels which are there So now। it took Madhu sir 13 years. Approximate build cost was 20,000 crore rupees। अच्छा, वो commendable job, thank you so much। वो शिप कमीशन कराने के लिए हम लोग के लिए इट्स अ मोमेंट टू फील प्राउड अबाउट। पर अब वो कहा जा रहा है हमें एक और ऐसी एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ेगी, नेवी की डिमांड है ऐसी। अगर इसी सिमिलर शिप को फिर से कंस्ट्रक्ट करना पड़ा तो अब आप लोग का गैस एस्टिमेट क्या कहता है? क्योंकि अब तो एक्सपीरियंस हमारे फेवर में जाता है, कितना समय लगेगा? Almost 8 years। 8 साल में हम लोग अगली शिप चर्न आउट करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये इस मेगा ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के बाद मधु सर, हमारी अनएग्जीक्यूटेड आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक कहां खड़ी है और अब किस तरह की डील पाइपलाइन नजर आती है यहां से? हमारा डिफेंस ऑर्डर भी है, नॉन डिफेंस ऑर्डर भी है। डिफेंस ऑर्डर में हम लोग साइन किया है, ऑर्डर है 8 नंबर ASW वेसल्स इंडियन नेवी के लिए, करीबन 6400 करोड़ का ऑर्डर है। और नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स 6 वेसल्स का उम्मीद है। ये हम लोग L1 आ चुका है और एडवांस स्टेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पे है। तो अगले कुछ महीने में ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। तो 8 ASW वेसल्स और 6 NGMV वेसल्स, कुल मिलकर 14 नेवल वेसल्स। ये NGMV वेसल्स से करीबन 10,000 करोड़ का ऑर्डर। तो कुल मिलकर 16,000 करोड़ का ऑर्डर डिफेंस साइड से आएगा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर में भी और 2 साल हम लोग इनको इस वेसल को सपोर्ट करने का है। तो करीबन unfinished orders, a little bit about 2,000 crore of order on the aircraft carrier also। So we are about 18,000 करोड़ का डिफेंस ऑर्डर है। इसके बाद नॉन डिफेंस ऑर्डर में हम लोग जर्मनी से एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर ले चुका है। 8 वेसल का ऑर्डर है ये जर्मनी से। ये यूरोपियन शॉर्ट सी मार्केट का पहला ऑर्डर है इंडिया में। इसीलिए नॉर्मली इन लोग ये जर्मन ऑर्डर्स गोज टू ईस्ट यूरोप, नहीं तो चाइना में कुछ यार्ड्स है। लेकिन पहले बार कोचिन शिपयार्ड ने इस निश एरिया में ब्रेक इन किया है। हम लोग ड्रेडजर का ऑर्डर, लार्ज ड्रेडजर फॉर ड्रेडिंग ऑपरेशन ऑफ इंडिया, अबाउट 850 करोड़ का ऑर्डर है ये। और एक वेसल का उम्मीद भी है, ऐसा मिनिमम और एक हो जाएगा तो another 2 vessels भी आएगा ऐसा dredgers। and we are in advanced discussions वेस्ट यूरोप में विंड एनर्जी, विंड सपोर्ट वेसल्स का उम्मीद भी है। तो ऑर्डर बुक इज लुकिंग स्ट्रांग। ओके बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक की स्थिति अगर आप देखें इस वक्त है मधु सर ये कहते हुए। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता बस इस इंडस्ट्री को समझने के लिए। जैसे आपने कहा इस विक्रांत को अगर आप देखें बनाने में काफ़ी वक्त लगा। अब कहा जा रहा है कि 8 साल में आप एक विमान एक एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर देंगे। एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हो रही है। सर मैं जानना चाहता हूँ कि अमूमन ये होता कैसे? आई मीन जैसे मान लीजिए आपको एक ऑर्डर मिला या किसी भी अगर आप देखें बड़े कैरियर का ऑर्डर आपको मिलता है, आप लोग
कॉस्ट एस्केलेट ना करे, मेटल प्राइसेस बढ़ते हैं नीचे आते हैं, कैसे प्राइसेस लॉक करते हैं सर, ये समझना चाहता बस मैं, क्योंकि लास्ट आई मीन जब विक्रांत को प्रोड्यूस किया गया इसमें कॉस्ट एस्केलेट होती रही, तो मान लीजिए अगर एक और आपको ऑर्डर आवंटित होता है तो कैसे कॉस्ट लॉक की जाती है? काफ़ी एंसिलरीज को आप इंक्लूड करते हैं, मेटल प्राइसेस काफ़ी ऊपर नीचे जाते हैं, तो कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं आप? थोड़ा सा समझना चाहता मैं ये। हम लोग दो तरीके के ऑर्डर लेते हैं। कमर्शियल ऑर्डर्स, पूरा कमर्शियल ऑर्डर्स है, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स है, लेकिन ये फिक्स प्राइस है इंडियन रुपए में नहीं है, यूएस डॉलर नहीं तो यूरो का प्राइसिंग में ऑर्डर लेता है। सो इंटरनेशनल फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, उसमें इसमें कुछ एस्केलेशन क्लॉजेस नहीं, लेकिन इंडियन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे नहीं हो सकते क्योंकि द एवरीथिंग इज नॉट डिसाइडेड अप फ्रंट, तो concurrent डिजाइन एंड बिल्ड करते हैं बिकॉज व्हेन इट टेक्स टाइम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करने का है। पूरा ASW कॉर्वेट्स जैसा हम लोग बिल्ड करके लेता है कॉन्ट्रैक्ट है, वो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज वेरिएशन क्लॉज है हमारा नया DPP में, फॉरेन एक्सचेंज वेरिएशन क्लॉज है इंपोर्ट करने का कंपोनेंट्स, लेकिन अभी जारी तरह ज्यादातर इंडियन इंडिजिनस कंटेंट रहते हैं, तो ये इंडिजिनस कंटेंट में हम लोग भी बैक टू बैक OEMs से टाइम लेकर और प्राइस लेकर बैक एंड प्राइसिंग फिक्स करते हैं। तो द ओनली एक्सपोजर इज टुवर्ड्स कमोडिटीज, स्टील और लेट्स से इलेक्ट्रिकल केबल्स वगैरह का एक्सपोजर रहते हैं। ये एक्सपोजर हमारा इंडस्ट्री का नॉलेज का बात है। We have a methodology. Every shipyard has their own methodology for this. So this is the only point where we get exposed, and इसमें we have a methodology to handle. परफेक्ट। मधु सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच उस मैसिव शिप को कंस्ट्रक्ट बिल्ड करके कमीशन करवाने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। लिखिएगा रडार पे भाई, मधु सर कह रहे हैं काफी तगड़ी ऑर्डर बुक, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक और डील पाइपलाइन भी काफी स्ट्रांग नजर आती है। चलिए अब लेकिन सवाल जो फ्राइडे को पूछा गया था और इसी से जुड़ा हुआ था कि भाई ये देश को मिले पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम INS विक्रांत क्यों रखा गया? सर्च किया होगा आप लोगों ने तो बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा, लेकिन उसका सही जवाब और एकदम सटीक आंसर के लिए हमेशा की तरह मदद ली है हमने, तो मास्टर मरीनर कमांडर GJ सिंह सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। कमांडर सर हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। विक्रांत क्यों नाम रखा? देखिए, ये एक ऐसी बात होती है कि जो पहला जैसे विक्रांत था, जिसके ऊपर मैंने 3 साल सर्विस भी किया, उसका अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 61 में हमने लिया उसको, उस टाइम जबकि नेवल एविएशन जिसे कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ज़्यादा दुनिया के अंदर वाकफियत नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम कि गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पंडित जी ने उसका कंसीव किया, आइडिया विजनरी थे, उन्होंने ये खरीदा, वहाँ से बम्बई में आया। फिर हमने इसका एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन 71 वॉर के अंदर देखा कि किस तरह ये एक इंस्ट्रूमेंटल था हमारे जो विक्ट्री जिसे एज ए विजय डे भी मनाते हैं, विजय दिवस भी मनाते हैं, उसको जीतने के लिए पाकिस्तान को कैसे हमने कट ऑफ किया, उसकी पूरी पोर्ट को कैसे, उसके चिटागोंग, मोंगला, ये चुलना और चिटागोंग वगैरह बंदरगाहें थी, उनके ऊपर अटैक किया। हमारे पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ट्रिब्यूट टाइप्स कह लीजिए, ऐसा है क्या? या नहीं, उनकी वो तो चले गए। जो पुराना विक्रांत था उसका जो बॉडी था उसको डिकमीशन किया, तोड़ दिया, मगर उसकी रूह तो नहीं मरी ना, उसकी जो आत्मा है उसको हमने दोबारा जिंदा कर दिया है। ये जो मामला है विक्रांत का, दोबारा नेम जो उसका था उसको रिवाइव कर दिया और वो पुरानी याद को अभी नई याद से जोड़ दिया। परफेक्ट। तो हमारा जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जो हमने ब्रिटेन से लिया था, उसका नाम था विक्रांत, और जिसने हमें इंडो पाक वॉर के समय बहुत मदद भी करी थी। वो डीकमीशन जब हुआ, नया जब कमीशन हुआ, तो हमने उसकी बात सही है, रूह तो वही है।
तो इसीलिए उस पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर के एक ट्रिब्यूट के तौर पे इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भी विक्रांत रखा गया। कमांडो सर, थैंक यू सो मच। वीरू, क्विकली आज का सवाल क्या है? जय, आज का सवाल भी स्क्रीन पर रख देते हैं। और आज से 2-3 रोज पहले जब हमने लास्ट वीक आपसे सवाल पूछा था कि महाभारत का युद्ध के दौरान मतलब भोजन की व्यवस्था किसने की थी और वो कौन सा राजा था जो न्यूट्रल था, आज भी अगर आप देखिए कुछ ऐसा ही प्रश्न है। सवाल आज का ये है कि भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे जिनसे उन्होंने लगभग 64 कलाओं की शिक्षा ली। आज का प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे जिनसे उन्होंने 64 कलाओं की शिक्षा ली। आशीष, ये सही है। टीचर्स डे के उपलक्ष्य में ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। नहीं, एक सेकंड पहले तो जो आप पेपर उठाइए। हाँ, ये ABCD किसकी, बच्चे की किताब उठा लाए क्या? नहीं, किताब नहीं, प्रिंट आउट था, पेपर वेस्ट नहीं करता, पीछे की तरफ यूज कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा वो बच्चे की किताब आप ले आए तो वहाँ कैसे मैनेज हो रहा है? हाँ, ये है घर का ही, लेकिन उसके पीछे का पेज में यूज कर रहा हूँ। चलिए, ओवर टू यू। ये टीचर्स डे के उपलक्ष्य में बहुत बढ़िया सवाल है। तो इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा कल, लेकिन अभी हमारे सवालों के जवाब देने के लिए सर्वेंद्र आपको स्क्रीन के कोने पे दिखाई पड़ रहे हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन सर्वेंद्र से बातचीत करने से पहले एक बार नजर डालते हैं हेडलाइन पे। मार्केट डे हाई पर है।